गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा अध्याय रहेगा 9th क्लास एनसीईआरटी बुक का भारत का भौतिक स्वरूप। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत एक विशाल देश है और भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। आप सभी ने सुना होगा कि हमारा जो देश है इसके अंदर पर्वत, पठार, मरुस्थल, विशाल मैदान, तटीय मैदान और द्वीप समूह जैसी आकृतियाँ पाई जाती हैं। भारत का जो स्ट्रक्चर है या भारत की भौतिक संरचना है वो बहुत सी विभिन्नताओं को दर्शाती है। भारत का प्रायद्वीपीय जो पठार है वो एक स्थिर स्थलाकृति है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में आए भूकंपों ने ये बता दिया है कि वो भी स्थिर नहीं है। हिमालय पर्वत और उत्तरी भारत का विशाल मैदान नवीनतम रचनाएं हैं। एक तरफ बात की जाए हिमालय पर्वत की, जो भारत का यानी विश्व का नवीन पर्वत है, वहीं भारत के अंदर ही अरावली पर्वत श्रृंखला जो देखने को मिलती है वो विश्व की सबसे प्राचीनतम श्रृंखला है। हिमालय पूर्ण रूप से एक युवा स्थलाकृति है जिसमें ऊंचे ऊंचे शिखर, गहरी गहरी घाटियाँ और तेज बहने वाली नदियाँ, इनके द्वारा इसका निर्माण हो रहा है। वहीं उत्तरी भारत का जो विशाल मैदान है इसका जो निर्माण है वो नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई उपजाऊ मिट्टी से हुआ है। वहीं अगर बात की जाए प्रायद्वीपीय पठार की, तो ये आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से बना हुआ है। आग्नेय चट्टानें वो चट्टानें जिनका पृथ्वी पर सबसे पहले निर्माण, और रूपांतरित चट्टानें इसके शब्द से हमें पता चल रहा है कि रूप के अंदर अंतर होने से इन चट्टानों का निर्माण हुआ है। इनका निर्माण अवसादी चट्टानों से भी हुआ है, वहीं इनका निर्माण आग्नेय चट्टानों से भी हुआ है। तो मुख्य रूप से जो भारत का हिस्सा है इसको 6 भागों में बांटा गया है। हिमालय पर्वत, उत्तर भारत का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल या थार का मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे वो है हिमालय पर्वत। भारत की जो उत्तरी सीमा है उसका निर्माण हिमालय पर्वत के द्वारा ही हुआ है। यह एक युवा वलित पर्वत है। यह पूर्व से पश्चिम की दिशा में फैला हुआ है, यानी कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में फैला हुआ है, और इसकी जो लंबाई है वो लगभग 2400 किलोमीटर है। इसकी चौड़ाई जम्मू कश्मीर के अंदर सर्वाधिक 400 किलोमीटर है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में इसकी चौड़ाई 150 किलोमीटर हो जाती है, यानी कि ये भाग पश्चिम में अधिक चौड़ा है और पूर्व में संकरा है। इसके अंदर अनेकों विभिन्नताएं देखने को पाई जाती है। यह एक सतत श्रृंखला है। इसके अंदर बहुत सी चोटियाँ ऐसी हैं जिनकी ऊंचाई 6000 मीटर से भी अधिक है। इसके अंदर हिमालय के कुछ एक मुख्य शिखर हैं जिनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजुंगा है जिसकी ऊंचाई 8598 मीटर। मकालू नेपाल में, धौलागिरी नेपाल में, ये जो सारी चोटियाँ हैं वो हिमालय पर्वत के अंदर पाई जाती हैं। जो हिमालय पर्वत है इसका अंदरूनी जो हिस्सा है वो ग्रेनाइट का बना हुआ है। हिमालय जो श्रृंखला है वो हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। बहुत सी हिमानी नदियाँ निकलती हैं, जैसे गंगा और यमुना जो नदियाँ हैं वो भी हिमानी क्षेत्र से निकलती हैं, और ये बारहमासी नदियाँ हैं कि हमेशा इनके अंदर जल है वो पाया जाता है। हिमालय का जो उत्तरी हिस्सा है इसको हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। मुख्यतः इनकी जो अत्यधिक ऊंचाई है बीच के हिस्से की वो 3700 से 4500 मीटर के बीच में है, और इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 50 किलोमीटर। पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी अत्यधिक महत्वपूर्ण इसके लिए मानी जाती हैं। हिमालय के इसी भाग में महत्वपूर्ण घाटियां हैं, चाहे वो कश्मीर घाटी हो, हिमाचल की कांगड़ा और कुल्लू की घाटी,
वही नेपाल के अंदर जो काठमांडू घाटी है वो। हिमालय का सबसे जो दक्षिणतम भाग है जो कि भारत की तरफ स्थित है, इसे शिवालिक हिमालय कहा जाता है। इसकी चौड़ाई केवल 10 से 50 किलोमीटर आंकी गई है। इसकी ऊंचाई भी ज़्यादा नहीं है। अगर हम महान हिमालय की बात करें, जहाँ लगभग 8,848 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट देखने को मिलती है, वहीं शिवालिक पर्वत जो है इसकी चौड़ाई केवल 900 से 1,100 मीटर तक देखने को पाई जाती है। इसकी जो संरचना हुई है वो महान हिमालय से निकलने वाली नदियों के निक्षेपण के द्वारा हुई है। यहाँ पर जो निम्न हिमालय और शिवालिक हिमालय है, इसके बीच में कुछ घाटियाँ पाई जाती हैं जिन्हें दून कहा जाता है। यानी कि लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में विस्तृत अनुधारीय घाटियाँ जिन्हें दून कहा जाता है। जैसे भारत में उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, ऐसे ही पटली दून और कोटली दून भी पाई जाती हैं। ये जो हिमालय है इसका उत्तर से दक्षिण की तरफ भी विस्तार है। जैसे ये ब्रह्मपुत्र नदी के पास जाता है, वहाँ पर ये मोड़ लेकर के दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है, जहाँ इनको गारो खासी, जैंतिया, नागा पटकाई और बूम के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर हिमालय पर्वत का जो हिस्सा है इसे पूर्वांचल का नाम भी दिया जाता है। यहाँ पर अत्यधिक जंगल पाए जाते हैं। इन्हें पूर्वांचल के अंदर नागा पटकाई, मिजो और मणिपुरी पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। तो ये वर्णन था हिमालय पर्वत का। इसके बाद अगर हम करेंगे तो वो है उत्तरी भारत का विशाल मैदान, जो कि अभी जलोढ़ निक्षेपों के द्वारा बना हुआ है। भारत के अंदर 3 मुख्य नदियाँ सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इनकी सहायक नदियाँ और ये तीनों महान नदियाँ आपस में मिलकर के उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण करती हैं। तो ये जो हिस्सा है ये नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से बना हुआ है। अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र भारत का ये पाया जाता है। ये लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है और इसकी जो लंबाई है वो लगभग 2400 किलोमीटर और इसकी जो चौड़ाई है वो 240 किलोमीटर से 320 किलोमीटर है। उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है ये सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। यानी कि उत्तर भारत के विशाल मैदान में लोगों को रहने के लिए पानी मिल जाता है, फसलों की सिंचाई के लिए भी नदियों के द्वारा पानी मिल जाता है, जहाँ से नहरें निकाली गई हैं, सिंचाई के लिए अनुकूल है। और इस वजह से उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है वो अत्यधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है, वो देखने में पाया जाता है। इसका ढाल अत्यंत कम है। इसके बीचों बीच अगर बात की जाए ब्रह्मपुत्र नदी की, तो उसके अंदर एक नदीय द्वीप भी पाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है जिसे माजुली द्वीप कहा जाता है। नदियों के बीच की भूमि जो होती है उसे दो आब कहा जाता है। यानी कि 2 नदियां हैं, उनके बीच का जो हिस्सा है उसे दो आब कहते हैं। जैसे हम कहेंगे कि भारत का एक प्रांत है पंजाब, तो 5 नदियों के बीच की भूमि होने से उसको पंजाब का नाम वो दिया गया है। तो उत्तरी जो मैदान है इसके भी 3 विभाग किए गए हैं। पश्चिम में इसे सिंधु का मैदान, बीच का जो हिस्सा है इसे गंगा का मैदान और पूर्व का जो हिस्सा है इसे ब्रह्मपुत्र के मैदान के नाम से जाना जाता है। तो जो पश्चिमी हिस्सा है सिंधु का मैदान, इसमें सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियों ने मिलकर के इसका निर्माण किया है। सिंधु की मुख्य सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब है। सिंधु और मुख्य रूप से झेलम, सतलुज, रावी, व्यास और चिनाब, इन नदियों ने मिलकर सिंधु के मैदान का निर्माण किया है, जिसका कुछ हिस्सा आधुनिक पाकिस्तान के अंदर भी चला गया है। गंगा के मैदान का जो विस्तार है वो घाघरा से लेकर तीस्ता नदियों के बीच में है। इसके उत्तरी भाग में हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और झारखंड के कुछ भाग और ये पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ पाया जाता है। और इसका विशेषकर की जो हिस्सा है ब्रह्मपुत्र के मैदान का जो असम के अंदर स्थित है। उत्तरी मैदान की जो व्याख्या है वो ऊंचावचों के बिना किसी समतल स्थान के रूप में ही की जाती है, क्योंकि इस जो मैदान का निर्माण किया है वो उत्तर भारत की जो विशाल नदियां हैं या हिमालय पर्वत की जो विशाल नदियां हैं इन्होंने किया है। इस के भी अलग अलग 4 भाग किए गए हैं।
मुख्य रूप से शिवालिक की जो ढाल है उससे 8 से 16 किलोमीटर के रूप में चौड़ी मोटे मोटे कंकरों वाली जो हिस्सा पाया जाता है, जिसे भाबर का मैदान कहा जाता है। यानी कि इतने बड़े बड़े कंकर हैं कि ऊपर से नदी जो बह के आ रही है उनका पानी उन पत्थरों के नीचे से बहने लगता है, तो यहाँ पर नदियाँ प्राय लुप्त हो जाती हैं। इसके दक्षिण का जो हिस्सा है वो तराई का मैदान है, कि भाबर के अंदर जो नदियाँ लुप्त हो गई थी वो तराई के मैदान में आकर के वापस फिर से ऊपर से बहती हुई दिखाई देने लग जाती हैं। इसको अन्य दो भागों में बांटा गया है, मुख्य रूप से खादर और बांगर का मैदान। खादर का मैदान वो मैदान जिसके अंदर हर वर्ष नदियाँ अपनी नवीन मिट्टी जमा करती हैं, यानी कि नवीन जलोढ़ का जो मैदान है उसे खादर का मैदान कहा जाता है। दूसरा इसमें बांगर का मैदान है, और जहाँ पर नदियाँ पहले बहती थी लेकिन अब वो हिस्सा काफ़ी ऊंचा उठ चुका है, नदियाँ उसके दोनों ओर से बहने लग जाती हैं, तो बीच का जो उठा हुआ भाग जहाँ पर नदियों के बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता है उसे भाबर का मैदान कहा जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।